नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीटेट की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। आप सबके पास लगभग 7 दिन है। तो इस 7 दिन में आप सबको प्रहार सीरीज मिलेगी। प्रहार सीरीज के अंतर्गत हर टॉपिक को बहुत कम टाइम में शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। तो आज के इस मास्टर वीडियो में हम ईवीएस सेक्शन को रिवाइज करेंगे। कम टाइम में पूरा कंटेंट रिवाइज करेंगे। और आपको जो पीछे दिख रहा है ना, आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। ये इसीलिए रखा गया है कि आपको कुछ ना दिखे, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे ना, तो आप कोई नोट्स नहीं लिख के जाएंगे, कोई हार्ड कॉपी नहीं जाएगी, कोई सॉफ्ट कॉपी। आपके साथ जाएगा सिर्फ आपका दिमाग। तो बस आज आपको वीडियो को सुनना है, 1 से 2 बार सुनना है, ताकि सारी चीज़ें आपको एकदम रट जाए। ये जो कंटेंट है ना, मेरी 3 से 4 घंटे की मेहनत तो इसको बोर्ड में उतारने की है। इसके अलावा एनसीईआरटी का जो सारे नोट्स हैं उनका संकलन, बहुत ज़्यादा मेहनत है। बस आपको क्या करना है, इसको रट कर जाना है और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है। एग्जाम में आपको कैसे हेल्प मिली इस वीडियो से, कितने क्वेश्चन फंसे थे, इसको आप एग्जाम के बाद इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी मेहनत कैसे लगी, इस सब का फीडबैक भी दीजिएगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कर ले सैर दुनिया की ओ गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी, तो फिर नौजवानी कहाँ। अब आपके सबके पास जो टाइम है, जिसका एग्जाम 28 से, समझिए बहुत कम टाइम है, लेकिन आपको इसी टाइम को यूटिलाइज करना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। आपके मन में एक काश शब्द ना आए कि काश मैंने पहले कर लिया होता, काश मैंने इस तरीके से पढ़ाई कर ली होती। आपको मेहनत करनी है, आपको कोई भी कंटेंट में आप फोकस नहीं करना है, कोई भी नोट्स नहीं ढूंढने, आपको सारी चीज़ें मैं एक साथ प्रोवाइड कर रही हूँ, बस आपको इतना रट कर ही जाना है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सिर्फ बस फोकस करिएगा सुनने पे, क्योंकि जैसे आप मूवी देखते हैं ना, आप याद करने की कोशिश करते हैं, नहीं करते, फिर भी आप उसे अर्जित कर पाते, आपको सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। बस आज आपको सिर्फ सुनने पर फोकस करना है और अपने माइंड को खुला रखना है, ताकि सारी चीज़ें आपके अंदर जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईवीएस ईवीएस सेक्शन के अंतर्गत आपको पता है कि सीटेट ने 6 थीम दी हुई हैं और 4 थीम है। तो उन 6 थीम और 4 थीम से जुड़े ही सारे पॉइंट डिस्कस करने हैं। एनसीईआरटी में जितने भी इम्पोर्टेंट संकलन था मैंने सारे किया है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए, उन सबको भी ऐड किया। तो आपकी 6 थीम कौन कौन सी है, 4 थीम उप थीम कौन कौन सी है, इनसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो पहली थीम है आपकी परिवार व मित्र। समझने की कोशिश करिए, जैसे हम व्यक्ति हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की जरूरत, परिवार के साथ साथ हमें मित्र की जरूरत होती है। दूसरा, फिर हमें चाहिए भोजन, भोजन के बाद हमें आश्रय, आश्रय के बाद जल, यात्रा, चीज़ें जो हम करते हैं। तो ये आपकी 6 थीम है। और आपकी जो पहली थीम है उसको हमने 4 सब पार्ट में डिवाइड किया, उसकी 4 उप थीम है। जैसे संबंध, कार, खेल, पादप, जंतु, ये 4 उप थीम है। तो आपके एग्जाम में 6 थीम है और 4 उप थीम है, टोटल 10 थीम नहीं लगाना है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं परिवार व मित्र टॉपिक को। परिवार क्या होता है? परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमिलीज से हुई है। फैमिलीज का तात्पर्य क्या? समूह। समूह में जहाँ लोग रहते हैं उसी को तो परिवार बोलते हैं। एक व्यक्ति रह रहा है तो उसे परिवार बोलेंगे नहीं। जब कई सारे लोग रह रहे हैं, उनके बीच कुछ संबंध होते हैं, वैवाहिक संबंध होता है, लैंगिक संबंध होता है, समरक्त संबंध होता है, सामाजिक समूह को मान्यता मिली होती है, तभी तो उसे हम परिवार बोलते हैं। तो परिवार के संबंध में मैकाइवर ने एक परिभाषा दी है। मैकाइवर ने कहा कि परिवार क्या होता है? निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह जो बच्चों के पालन पोषण व उनकी जनन की व्यवस्था करता है। मैकाइवर कह रहे परिवार निश्चित यौन संबंध, परिवार में कम से कम 2 व्यक्तियों के बीच क्या होना चाहिए? निश्चित यौन संबंध भी होना चाहिए। जैसे आपके मम्मी पापा, चाचा चाची, इन सब के बीच क्या एक निश्चित यौन संबंध है जो बच्चों के जनन व पालन पोषण की व्यवस्था करता है। उसी को हम क्या बोलेंगे? परिवार बोलेंगे। समझ में आ गया? इसके बाद परिवार के कार्य, मैकाइवर व पेज ने परिवार के कार्यों को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला कार्य क्या होता है आपका? आवश्यक क्या। दूसरा क्या होता है? अनावश्यक क्या। आवश्यक कार्य के अंतर्गत क्या आएगा? आपका शैक्षिक क्रियाकलाप, आपके बच्चे की पढ़ाई कैसे है, पठन व्यवस्था, उसकी सारी व्यवस्थाएं करना, उसको स्कूल भेजना,
उसके लिए जरूरी पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना, ये शैक्षिक परिवार का आवश्यक कार्य है। दूसरा क्या होता है, पालन पोषण करना, बच्चे का पालन पोषण करना, उसका सर्वांगीण विकास कैसे होगा, उसको हेल्थ का ध्यान रखना है, उसके पोषण का, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना भी परिवार का आवश्यक कार्य है। तीसरा लैंगिक कार्य, बच्चों की उत्पन्न करना, जनन करना भी परिवार का एक काम है। तो ये परिवार के आवश्यक कार्य होते हैं, समझ आ गए। परिवार के अनावश्यक कार्य क्या होते हैं, जैसे बच्चों के लिए मनोरंजन की सुविधा, बच्चों को कई बार हम ट्रिप पे लेके जाते हैं, पिकनिक पे ले जाते हैं, परिवार का अनावश्यक कार्य है, लेकिन हमारी फैमिली करती है ना, फैमिली ट्रिप, वीकेंड प्लान करते हैं, तो ये सब क्या परिवार के अनावश्यक कार्य है। समझ में आ गया आपको, परिवार समझ में आ गया। परिवार की परिभाषा मैकइवर ने क्या दी, परिवार के कार्य समझ आ चुके, इतने पॉइंट क्लियर। बस आप सुनते रहिए, बस आप 2 से 3 बार इस वीडियो को सुनिएगा, आप देखिएगा आपका 15 नंबर में 12 से 13 नंबर इसी से आप कर पाएंगे। ये जो इतना नोट्स आपको कुछ नहीं दिख रहा है ना, बहुत मेहनत है मेरी, समझ लीजिए 4 घंटे लगे इसको लिखने में। एक अद्वितीय श्रृंखला है, बस आपको इस श्रृंखला को रट कर जाना है, ताकि एग्जाम हॉल में या आपको काश वर्ड ना सोचना पड़े कि काश पढ़ लिया होता, काश ये कर लिया होता। बहुत बार बच्चों के एक एक नंबर से एग्जाम डिस्क्वालीफाई होता है, अब आपको वो गलती नहीं करनी है। तो परिवार के बारे में जान चुके, इसके साथ परिवार में कुछ संबंध होते हैं, जैसे परिवार की विशेषताएं होती हैं। पहला, वंशानुगत संबंध, परिवार के बीच में क्या होना चाहिए, वंशानुगत संबंध होना चाहिए। जैसे आपका आपके माता पिता के द्वारा वंशानुगत संबंध है, आपका आपके दादा दादी के द्वारा वंशानुगत संबंध है। इसके साथ परिवार को क्या होना चाहिए, सामाजिक मान्यता मिली होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जैसे इस टाइम पे आप सब देखिएगा लिव इन का कल्चर बहुत चल रहा है, लेकिन लिव इन के कल्चर को क्या हमारे समाज ने मान्यता दी है, नहीं। तो जो व्यक्ति लिव इन में रहते हैं उन्हें हम परिवार मानते हैं, नहीं मानते। क्यों, क्योंकि एक तो उन्हें समाज ने मान्यता नहीं दी, दूसरा हमारे समाज शास्त्री कहते हैं परिवार उसी कंडीशन में कहते हैं जब उसमें वैवाहिक अनिवार्यता हो, कम से कम 2 व्यक्तियों के बीच वैवाहिक अनिवार्यता अवश्य होनी चाहिए, 2 व्यक्तियों का विवाह होना चाहिए। परिवार की विशेषताएं क्या, वंशानुगत संबंध होना चाहिए, सामाजिक मान्यता होनी चाहिए, इसके साथ साथ उन्हें क्या होना चाहिए, वैवाहिक अनिवार्यता। तीसरी क्या होनी चाहिए, आर्थिक व्यवस्था। अब आर्थिक व्यवस्था का क्या मतलब हुआ, अब जैसे मान लीजिए इस टाइम पे बहुत सारा बच्चों में होता है ना कि सोना भावों का कल्चर है। अब आपने किसी को हुआ, अब आपने बोला कि प्यार हुआ कि रखने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई घर नहीं है, आप खुद बेरोजगार हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अब इस टाइम में मान लीजिए शादी हुई या लिव इन में रहने चले गए, तो आप तो खुद अभी पेरेंट्स से पैसे ले रहे हैं ना, तो समझिए क्या कंडीशन होगी उस रिश्ते की। 2 दिन 4 दिन, 2 से 4 दिन ख्याली पुलाव दिल में रहना अच्छा लगता है, उसके बाद तो रहने के लिए सड़क चाहिए, मकान चाहिए, फ्लैट चाहिए, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा चाहिए, खाने की व्यवस्था चाहिए। तो मतलब परिवार में आर्थिक व्यवस्था भी होनी चाहिए, वित्तीय संसाधन होने चाहिए, तभी आप उससे परिवार बोलेंगे। इतने पॉइंट समझ में आ गए, परिवार टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरी हमारी थीम कौन सी, दूसरी थीम है हमारी भोजन। अब हमारी कौन सी थीम, भोजन के बारे में डिस्कस करते हैं कि भोजन के बारे में पहले जानेंगे बेसिक पार्ट, भोजन होता क्या है, भोजन की प्रक्रिया क्या होती है, भोजन कहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम भोजन से जुड़े कुछ मॉडरेट लेवल पे डिस्कस करेंगे कि हो सकता है अगर पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट किया तो किस तरीके के मॉडरेट क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद आपके एनसीईआरटी में भोजन के संबंध में क्या उल्लेख है, एनसीईआरटी में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय व्यंजनों का, विभिन्न स्थान के व्यंजनों का उल्लेख है, जिसमें लिंगुफिन क्या होती है, सांप की डिश होती है, राजस्थान का क्या है, सरसों की तेल की बनी मछली कहाँ पे खाते हैं, टैपियोको का कहाँ प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। बस आप पढ़ते रहिए ध्यान से। तो फूड होता क्या है, भोजन होता क्या है, भोजन से तात्पर्य होते हैं उस खाद्य पदार्थ से जो हमें ऊर्जा देता है। अब हमें ऊर्जा की ज़रूरत क्यों होती, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को तो ऊर्जा बोलते हैं। तो हम जो भी काम कर पाएंगे उसके लिए कहीं ना कहीं तो हमें क्या, एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी हमें तभी प्राप्त होगी जब हम कुछ खाद्य पदार्थ ग्रहण करेंगे, तो खाद्य पदार्थ से हमें क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आप खाद्य पदार्थ किसी न किसी स्रोत से तो प्राप्त करेंगे, कौन कौन सा स्रोत हो सकता है, मुख्य रूप से 2 स्रोत होते हैं, एक होता है आपका पादप स्रोत, दूसरा होता है जंतु स्रोत।
हम अपने खाना को देख के मोस्टली हमारे पास चीज़ें जो होती हैं दो ही स्रोतों से तो प्राप्त होते हैं, या तो पादप स्रोत होगा या जन स्रोत। अब चलिए मान लीजिए एक अपनी हम थाली की कल्पना करते हैं जो नॉर्मल तौर पे हम रोज खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद। नॉर्मल रूप से तो हम यही खाना खाते हैं ना। तो समझिए दाल दाल आपको कहाँ से मिल रही है? पादप से, तो ये पादप स्रोत हो गया। चावल पादप से मिल रहा है, पादप स्रोत। रोटी रोटी का गेहूं आपको पादप से मिल रहा है। इसके साथ आपके जंतु स्रोत क्या हो गए? अब दूध ले रहे हैं, दूध से दही बन रहा है, किससे मिल रहा है? जंतु से मिल रहा है। आप अंडा खा रहे हैं, अंडा आपको जंतु से मिल रहा है। आप पनीर खा रहे हैं, पनीर जंतु के प्राप्त दूध से बन रहा है तो जंतु से प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, मछली खाते हैं, क्या है? जंतु है। आप विभिन्न प्रकार के मांस चिकन खाते हैं, जंतु से प्राप्त हो रहा है। तो हमारे भोजन का मुख्य रूप से पार्ट जो होता है पादप स्रोत से और जंतु स्रोत से प्राप्त होता है। तो भोजन के दो स्रोत होते हैं, एक होता है आपका पादप स्रोत, दूसरा होता है जंतु स्रोत। इतना क्लियर हो गया? अब आगे डिस्कस करते हैं। आगे पूछेगा कि आपसे भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं, संतुलित आहार क्या होते हैं। आपकी एनसीईआरटी में उल्लेख किया गया है कि जैसे संतुलित आहार से तात्पर्य क्या होता है? एक बच्चा है वो बहुत कमजोर है, एक बच्चा बहुत मोटा है, तो इसमें किस बच्चे का पोषण अच्छा है? दोनों का पोषण नहीं अच्छा है, दोनों को संतुलित आहार नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तो फिर संतुलित आहार कौन सी चीज़ है? ये कौन सी बला है? तो संतुलित आहार से तात्पर्य ऐसे आहार से होते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित हो। अब निश्चित मात्रा क्या होती है? अब ये पोषक तत्व क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे भोजन के मुख्य रूप से 5 पोषक तत्व होते हैं। पहला आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, तीसरा प्रोटीन, फोर्थ आपका विटामिन, खनिज लवण, जल, फाइबर। ये भी आपके भोजन के पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे आपका आलू में हो गया, इसके साथ ही आपके चावल में हो गया। इन सब में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हमारी सबसे ज़्यादा ऊर्जा में कौन प्रदान करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद फैट या वसा। फैट या वसा भी ऊर्जा तो प्रदान करता है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। तो फैट या वसा से शरीर ऊर्जा तब लेता है जब कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध नहीं हो पाता। फैट का काम क्या होता है? हमारे शरीर में जो बोन्स होती है उसमें चिकनाहट बनी रहती है। जैसे कौन कौन सी आप वसा होती है? वसा भी आपकी 2 प्रकार की हो जाती है, कुछ आपके पादप स्रोत से प्राप्त होती है, कुछ जंतु स्रोत से। जैसे डिफरेंट प्रकार के ऑयल होते हैं, ऑयल हमें किससे प्राप्त होता है? बीजों से। तो पादप के भिन्न भिन्न प्रकार के खाने योग्य भाग भी होते हैं। जैसे आप पादप का फल खाते हैं, कुछ पादप की हम तना खाते हैं, कुछ पादप की पत्तियां खाते हैं, कुछ के बीज का सेवन करते हैं। ये सारी चीज़ें हम पादप फल टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। देखिए सारी चीज़ें आप सब पढ़ चुके हैं, अगर आप सब ने बैच में पढ़ा है या मुझसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ा है तो आप सब ये सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे। बस आपको रिवाइज करना है, बस अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा और एग्ज़ाम में इस बार आप सबको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। आप सबको ईवीएस के साथ सीडीपी, अभी आपकी ईवीएस पेडागोजी की भी वीडियो आएगी, हिंदी पेडागोजी की, हिंदी ग्रामर की, सीडीपी की, मैथ पेडागोजी, सारे वीडियोज आएंगे। बस आप मेहनत करते रहिए। अगर आप सब में चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो जैसे में क्या होता है, वसा प्राप्त हो रही थी कुछ पादप स्रोत से, कुछ जंतु स्रोत से। पादप स्रोत से कौन कौन सी वसा प्राप्त होती है? जैसे आपको मूंगफली का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ये सब क्या हमें पादप से प्राप्त हो रही। जंतु से क्या प्राप्त होता है? जैसे विभिन्न प्रकार की चर्बी होती है, मछली का तेल हो गया, ये क्या होती है? चर्बी होती है। या और विभिन्न प्रकार के पशुओं से, वो हमारे जंतु स्रोत। जैसे घी, मक्खन, ये भी तो हमें जंतु से प्राप्त हो रहा है। तो पादप स्रोत, जंतु स्रोत से समझ के आप अब इसके आगे डिस्कस करते हैं। वसा डिस्कस कर चुके हैं, अब हम प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन हमारी कोशिकाओं के क्षय व मरम्मत में सहायक होता है। जैसे आप सब ने देखा होगा जो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, ये जो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी मसल्स का निर्माण करना, जो जिम जाते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन पाउडर पीते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिकाएं हमारी क्षय व मरम्मत के लिए प्रोटीन हेल्पफुल होती है। प्रोटीन हमारी कोशिकाओं की क्षय, जैसे हमारी कहीं पे कोशिका की क्षय हो गई उसके लिए हमें प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन विभिन्न प्रकार के स्रोत से प्राप्त होती है, दालों से, सोयाबीन से, अंडे से। जैसे हमारे अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्बुमिन प्रोटीन।
दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? पुलाव मीन्स प्रोटीन। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैसिन प्रोटीन। इन तीनों का उल्लेख आपके एनसीईआरटी में था। देखिए आज इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे जो आपके सीटेड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इस टॉपिक में पढ़ने के लिए बहुत मॉडरेट लेवल का है। अगर आप केवीएस की, सुपर टेट की या टीजीटी पीजीटी की तैयारी करेंगे तो आपको बहुत डीप लेवल के लिए पढ़ना है। लेकिन आज का जो हम लेवल रख रहे हैं सिर्फ सीटेट का, वो भी सीटेट में प्राइमरी लेवल, क्योंकि आपको पता है ईवीएस सिर्फ प्राइमरी लेवल पर आती है। तो जो लेवल रहेगा सीटेट के प्राइमरी लेवल में ईवीएस को ही ध्यान में रखकर रखा जाएगा। तो इतना पॉइंट आप समझ गए। इसके बाद आपके होते हैं फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं? जिन्हें रुचांश, जैसे सैलेड वगैरह खाते हैं, तो ये क्या होता है? हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। जल, जल हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है, ताप का संतुलन करता है, लेकिन जल हमें कोई भी ऊर्जा नहीं प्रदान करता। फिर खनिज लवण, हमें विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, जैसे सोडियम। सोडियम क्या करता है? हमारे ब्लड प्रेशर का नियंत्रित करता है। कई बार क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में जैसे लोग नमक खा लेते हैं तो क्या हो जाता है? उनका बीपी बढ़ जाता है, और किसी किसी का बीपी क्या होता है? लो हो जाता है, तो उसे क्या करते हैं? नमक चीनी का घोल देते हैं। तो आपका सोडियम हमारे ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के हमें खनिज लवण की ज़रूरत होती है, जैसे कैल्शियम, हमारी दांतों की हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। आयोडीन, आयोडीन क्या करता है? आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। हमें आयोडीन प्राप्त कहाँ से होता है? एक शैवाल से। समुद्री शैवाल है लिमनेरिया। लिमनेरिया से क्या होते हैं? में शैवाल की प्राप्ति से आयोडीन की प्राप्ति होती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा। समझ में आ रहा है? स्पीड ज़्यादा तो नहीं, अगर ज़्यादा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे मैंने स्पीड को थोड़ा सा नॉर्मल ही रखा है, फिर भी बहुत धीमा इसलिए नहीं किया कि कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट दिया जा सके। देखिए जो लाइव चलाते हैं, मैं किसी को कहूँगी नहीं, 5 से 6 घंटे के वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन वो कंटेंट अगर 2 घंटे में, 1 घंटे में कम अप किया जा सकता है समय, तो क्यों ना करें। और सारे जो लोग वीडियो लेते हैं, मास्टर वीडियो, एकदम एग्जाम के लास्ट डे के लिए रखते हैं। देखिए हमें जो भी हो, सबका पैसा एक एम होता है, लेकिन दूसरा अगर आपको वीडियो पहले मिल रही तो आप रिवाइज कर पाएंगे। इसलिए मैंने वीडियो को लाइव नहीं रखा है, एक तो रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रही हूँ, ताकि इस वीडियो को आप स्पीड बढ़ा के, स्पीड कम करके जैसा देखना चाहे देख लीजिएगा। दूसरा, आप कोई भी स्ट्रेस मत लीजिए। आप सब अपने बैचेज में जो पढ़ा है, ऑफलाइन में पढ़ा है, बेस्ट पढ़ा है, पूरा पेपर उसी से आएगा। बस आपको लास्ट टाइम में एक बूस्ट कर सके, क्योंकि एग्जाम में सफल होने के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है? नॉलेज नहीं, नॉलेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस। जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मोस्टली हर बच्चे के पास नॉलेज है, लेकिन ज़रूरत क्या होती है? कॉन्फिडेंस की। कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले अगर हमें लगे कि हाँ हम कर सकते हैं, मुझे सब आएगा, पेपर में जो आएगा मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप आसानी से कर पाएंगे। पीसीएस वगैरह के सिलेबस, यूपीएससी के सिलेबस इतने ब्रॉड होते हैं, फिर भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस। ये जो स्क्रिप्टिंग होती है ना पीसीएस वगैरह में, ऐसे ही नोट्स बनाए जाते हैं कि एग्जाम से पहले। अब देखिएगा कितने पेपर होते हैं आपके। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, जीएस के 4 पेपर होते हैं, आपका जनरल का पेपर अलग होता है, एससी का पेपर अलग होता है। तो उन सारे पेपर के लिए आपको शॉर्ट नोट्स ही चाहिए, उसी सेक्शन से मैंने आपके नोट्स बनाए हैं। तो बस इस वीडियो को देख के आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि सारी चीज़ें हम रिवाइज कर पाएँ, और बहुत कम टाइम में। तो भोजन के बारे में आप जान गए, अब भोजन से जुड़े कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या होता है, हमें भोजन के संरक्षण की ज़रूरत होती है। क्यों? जो खाद्य पदार्थ हमारे खराब हो जाते हैं, उन खाद्य पदार्थों को संरक्षण कैसे करते हैं? जैसे कुछ खाद्य पदार्थों को क्या हम करते हैं? शीतलन विधि द्वारा। जैसे हम घरों में क्या करते हैं, फ्रिज वगैरह में सामान रखते हैं ना, तो जल्दी खराब नहीं होता। क्यों खराब नहीं होता? क्योंकि फ्रिज में जाने पर उसके बैक्टीरिया को क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार बहुत सारी चीज़ों को हम उबाल कर, जैसे दूध को उबाल कर हम रखते हैं, या दूध का पाश्चुरीकरण करके हम उसका खाद्य संरक्षण करते हैं। और बहुत सारी चीज़ों का जैसे हम जैम बना लेते हैं, मुरब्बा बना लेते हैं, अचार बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें क्या खाद्य संरक्षण की विधियाँ हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं, उनमें सामान रखते हैं, क्या कर रहे हैं? खाद्य पदार्थों का संरक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा भोजन को पकाने की कुछ विधियाँ होती हैं, आपके एनसीईआरटी में उल्लेख किया गया है। पहली विधि क्या होती है? जैसे हमने भोजन को क्या किया? सेक रहे हैं, बेक कर रहे हैं।
जैसे बहुत सारी चीज़ें हम बेक कर बनाते हैं। कुछ चीज़ें हम भोजन को डीप फ्राई करते हैं, कुछ डीप फ्राई करते हैं, जैसे पूरी, कचौड़ी, समोसा, ये क्या है, भोजन पकाने की डीप फ्राई विधि है। अगली विधि आपकी कौन सी होती है, भोजन को उबाल कर। बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, उबालते हैं। ये सब भी भोजन को पकाने की विधियाँ होती हैं। अब भोजन क्या होता है, भोजन से जुड़े पोषक तत्व समझ के, संतुलित आहार क्या होता है, पादप स्रोत क्या होते हैं, जंतु स्रोत क्या होते हैं, इतने सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर उस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको पूरी चीज़ें आज समझानी है, इसलिए स्पीड हो सकती है थोड़ी ज़्यादा हो। अब जैसे आपके मन में एक डाउट आएगा, पाचन, अब भोजन खा रहे हैं तो उसका क्या हो रहा है, पाचन। तो पाचन का तात्पर्य क्या होता है, खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने से अवशिष्ट पदार्थों को निकालने तक की जो प्रक्रिया होती है, पाचन के अंतर्गत आएगी। भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी पाचन कहलाती है। पाचन में आपके जैसे मुकुआ और लार ग्रंथियाँ होती है, विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ जो भोजन का पाचक करते हैं। भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। पाचन टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब आपके एनसीईआरटी में कुछ विभिन्न प्रकार के क्या दिए हुए हैं, क्षेत्रीय व्यंजन। जैसे सरसों के तेल में मछली कहाँ पे बना के खाते हैं, पंजाब में। और आपके नारियल के तेल की मछली कहाँ पे खाते हैं, गोवा में। टैपियोको कहाँ पे खाया जाता है, टैपियोको और नारियल आपके केरल में पाया जाता है। आपके एनसीईआरटी में देहरी भाई की भास्कर की बाड़ी का उल्लेख है, जिसमें बताया गया कि यहाँ पे बहुत सारे नारियल के पेड़ थे। क्यों थे, क्यों उसे व्यक्ति को लगा कि बहुत सारे रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग करते होंगे उस बच्चे को। उसमें उसने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे रासायनिक उर्वरकों के स्थान पे हम क्या करते हैं, जैविक उर्वरक का प्रयोग करते हैं। तो केरल में आपको एक तो टैपियोको पाया जाता है, दूसरे बहुत सारे नारियल। 3 पॉइंट यहाँ पे याद रख लीजिए। पहला आपको कौन सा पॉइंट है कि सरसों के तेल की मछली पंजाब पे खाते हैं, और नारियल के तेल में बनी हुई मछली गोवा में खाते हैं। और हांगकांग में एक डिश खाई जाती है, लिंगहू पेन। लिंगहू क्या होती है, सांप की एक बनी डिश होती है। जैसे पिछली बार के सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है, और हम वहाँ पे जाते हैं रेस्टोरेंट में और उस डिश को ऑर्डर करते हैं। उस डिश का क्या नाम है, लिंगू फैन, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जैसे हम क्या करते हैं, आपके नारियल टैपियोको केरल में। जम्मू कश्मीर में क्या होता है, लोग घरों में रोटियां नहीं बनाते हैं, जम्मू कश्मीर में रोटी को बेकरी से खरीदते हैं। लिट्टी चोखा कहाँ का प्रसिद्ध है, बिहार का। घेवर, घेवर कहाँ का प्रसिद्ध है, आपके राजस्थान का। ध्यान रखिएगा, कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब पादप में कुछ फूल भी खाए जाते हैं, तो कई बार इनसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आपका पूछ सकता है, कचनार के फूल की सब्जी कहाँ पे बनती है, तो कचनार के फूल की सब्जी आपके यूपी में बनाई जाती है। केले के फूल की सब्जी केरल में। इसके अलावा महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जैसे उत्तर भारत के लोग क्या होते हैं, रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि जो तटीय क्षेत्र के लोग होते हैं वहाँ पे नारियल और चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए हमारा आवास कैसा होगा, हमारा खान पान कैसा होगा, बहुत हद तक हमारे यहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारे यहाँ पे गेहूँ बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है, जैसे पंजाब हो गया, आपका यूपी हो गया, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम रोटी खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। आप मान लीजिए उधर साइड है तटीय क्षेत्रों में, वहाँ पे चावल का उत्पादन अधिक होता है, जैसे झारखंड वगैरह, उससे तो हम चावल का कटोरा बोलते हैं। जब चावल का उत्पादन अधिक हो रहा है, तटीय क्षेत्र पे समुद्र से बहुत सारे मछलियाँ प्राप्त हो रही, तो ऑब्वियसली सी बात हो क्या करेगा, मछली और चावल खाना पसंद ज़्यादा करेगा। जैसे वेस्टर्न कल्चर में लोग वाइन, शराब, अल्कोहल लेते हैं, तो वहाँ का क्या है, तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो उनको अपने बॉडी के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ का तो तापमान ठंडा नहीं है, ऑलरेडी ऊष्ण है, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में कितना ज़्यादा अल्कोहल का कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, दूसरे को फॉलो करने लगते हैं और उस रीजन को नहीं देखते कि उस रीजन से कर रहा है, हम तो बस उसके देखा देखी करने लगते हैं। और जैसे आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्री में वो लोग अल्कोहल को लेते हैं तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में और सिप करके पीते हैं, बिल्कुल सिप करके, क्योंकि उनके यहाँ पे उनकी बॉडी को फॉर्म करने के लिए उसको एज अ मेडिसिन ज़रूरत होती है। और हमारे इंडिया में हम तो क्या करते हैं, वेस्टर्न कंट्री की नकल करके शुरू कर देते हैं।
तो आपने भोजन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर चुके। इसी में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे भिंडी, गोभी, मटर ये कहाँ से आई थी? अफ्रीका से आई थी। आलू, संतरा कहाँ से आया था? पुर्तगाली लेके आए थे। आपकी एनसीईआरटी में इसका उल्लेख है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इतने सारे पॉइंट क्लियर हो गए। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मसालों का राज्य किसको बोलते हैं? केरल को बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट थीम है। अभी हम 2 थीम डिस्कस कर चुके, परिवार व मित्र, और दूसरी थीम है आपकी भोजन। इन 2 के बारे में डिस्कस कर चुके। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, आपको मैं वही पॉइंट रिवाइज करा रही हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा। आप सबने प्रैक्टिस सेट तो लगाए होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो हमारी अगली थीम कौन सी है? आश्रय, आवास, शेल्टर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आवास, जिसे हम सामान्य शब्दों में, बोलचाल की भाषा में घर बोल देते हैं। तो सबसे पहले हमें आवास की जरूरत क्यों पड़ी? सुरक्षा की दृष्टि से। प्राचीन काल से ही जैसे मानव के थोड़ा बुद्धि का विकास हुआ, उसने क्या किया? बस्तियां बना के, झोपड़ी बना के रहना प्रारंभ किया कि हमें कहीं ना कहीं तो आवास की जरूरत इसलिए पड़ेगी। सुरक्षा। मनुष्य के बेसिक नीड्स क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। इसके अलावा तो जो भी हो भौतिकता, विलासता हो सकती है, लेकिन 3 चीजें तो व्यक्ति की बेसिक नीड्स हैं। तो चलिए आवास का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? अगर हम वास स्थान के आधार पर करें तो स्थलीय आवास हो सकते हैं, जलीय आवास। स्थलीय आवास क्या होते हैं? जो स्थल में रहते हैं। जलीय आवास जल में रहते हैं। अब जलीय आवास क्या हो सकते हैं? जैसे आपकी विभिन्न प्रकार के हाउस बोट होती हैं, बड़े बड़े शिप होते हैं। कई बार देखते हैं आप, मर्चेंट नेवी हो गया, इंडियन नेवी, इनके जवान 6-6 महीने तक शिप में चले जाते हैं एक ट्रिप में, तो वो भी तो उनका आवास हो गया, वहाँ पे रह रहे, निवास कर रहे। तो वह कैसे आवास के अंतर्गत आएगा? जलीय आवास के अंतर्गत। इसके बाद जैसे मानव है, इसमें आवास का वर्गीकरण और पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक होता है आपका स्थायी आवास, दूसरा होता है अस्थायी आवास। स्थायी आवास क्या होता है? जैसे परमानेंट, जैसे हम एग्जाम में फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें एक एड्रेस होता है ना, हमारा परमानेंट एड्रेस। तो हमारा क्या? स्थलीय, जो स्थायी आवास हो गया। एक होता है अस्थायी आवास, जैसे कि कहीं हम टेंट बना के रहे, कहीं पिकनिक पे गए, कहीं टूर पे गए, होटल में रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, तो हमारे क्या? अस्थायी आवास है। इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुछ बेसिक्स तो हमें क्लियर होनी चाहिए। इतने समझ में आ गए। अब इसके आगे डिस्कस करते हैं। आपके एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? एनसीईआरटी में क्या उल्लेख किया गया है? क्योंकि एनसीईआरटी में विभिन्न प्रकार के आवासों का उल्लेख किया गया है। कहीं भी आवास बनाएंगे तो आवास को निर्माण कैसे होगा? इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होंगे। कौन से कारक हो सकते हैं? पहला तो भौगोलिक कारण, उस स्थान के भौगोलिक कारण कैसे है, उसकी जलवायु कैसे है। जैसे अब आप मान लीजिए असम वगैरह में रहते हैं या एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ बहुत वर्षा होती है, तो ऑब्वियसली से बात है, आप घर को ऊपर बनाएंगे जहाँ पानी ना आए। जैसे असम में होते हैं 10-12 फीट के बांस के ऊपर बनाते हैं घर। अब एक ऐसे स्थान पे रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो फिर हम क्या करेंगे? मिट्टी के घर बनाएंगे। उसकी छतें कैसे होंगी? फूस की बना देंगे और किसी पत्तियों से बना देंगे, तो हमें ठंडक प्रदान करें। अगर आप मान लीजिए आप ऐसे स्थान पे रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो आप लकड़ी या पत्थर के घर बनाएंगे और ऐसे तिकोने बनाएंगे शंकु के आकार के, ताकि बस जो बर्फ़ है वो गिर सके। तो कैसे हमारे आवास निर्माण प्रभावित हो रहा है? वहाँ के भौतिक जलवायु के आधार पर। जैसे आज आप देखेंगे तो आज हमारे यहाँ पे क्या होता है, किसी आप बड़े रेस्टोरेंट पे जाइए, शॉपिंग मॉल पे जाइए, तो मोस्टली क्या करते हैं? मिरर का यूज़ कर रहे हैं। अब तो घरों में, फ्लैट्स में बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया ना, इंडियंस क्या करते हैं, वो उसका मैनर नहीं जानते, उसको सोचते नहीं। ऐसा क्यों? अब वेस्टर्न कंट्री में जो ठंडे प्रदेश हैं, वहाँ तो एक तो ठंडे प्रदेश हैं, तो वहाँ पे सूर्य का ताप उतना पहुँच ही नहीं पाता, तो वो क्या करते हैं? मिरर लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण कर सके। अब मान लीजिए जैसे लकड़ी होती है, ये सारी चीज़ें ऊष्मा का कम अवशोषण करती हैं। अब जैसे शीशा हो गया, आपकी धातुएं, ये सब ऊष्मा का ज़्यादा, तो इसलिए वो मिरर वगैरह का ज़्यादा प्रयोग करते हैं कि सूर्य की ऊष्मा का अवशोषण कर सकें, ताकि उनका घर क्या रहे? गर्म रहे। लेकिन हम क्या करते थे? हमारे यहाँ पे तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन फिर हम क्या करते थे? मिरर्स के हाउस घर बनवा लेते, बहुत सारा कांच लगवा देते,
वो बहुत ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण करता है। अब फिर उस गर्मी से बचने के लिए हम एसी लगवा लेते हैं। अब एसी क्या करती है, आपके सीएफसी का, फ्रेऑन का, इन सारी गैसों का उत्सर्जन करती है जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव करता है। फिर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के कम करने के लिए हम कुछ और व्यवस्थाएं करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक सेंसिबल तरीके से पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक होना चाहिए। ये मेंस का एक बहुत अच्छा सिलेबस भी है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ये सब क्या होता है, इसके बारे में बातें हम कभी डिस्कस करेंगे डिटेल से। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक तो क्या होता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति भी होती है, आवास को प्रभावित करती। आपके पास जितना पैसा होगा तभी तो आप बना पाओगे। आज हम बोले कि हम तो क्या करेंगे, फ्लैट्स बनवाएंगे टाटा अंबानी जैसे, अडानी जैसे, तो क्या हम लोग बनवा पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम तो बेरोजगार हैं। अभी तो हम सोच रहे कि जॉब मिल जाए। तो हमारी सामाजिक स्थिति कैसे, हमारी आर्थिक स्थिति कैसे, इसका भी हमारे आवास निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। अब आगे देखते हैं। आगे हमारे एनसीईआरटी में विभिन्न प्रकार के घर हैं। एनसीईआरटी में एक एक प्रकार का दिया हुआ है। उसमें जैसे बच्चा बताता है मेरे घर ऐसे होते, मैं कहाँ से आई हूँ। जैसे राजस्थान का बच्चा बता रहा है मेरे यहाँ पे मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। छतों क्या होता है, छत मिट्टी के फूस वगैरह या लकड़ी की बनाई जाती हैं। इसके अलावा घर में क्या होती है, लिपाई की जाती है। तो बच्चा कहाँ का है, राजस्थान का। कई बार यूपी में भी इस तरह से पूछ लेता है। इसके अलावा मनाली या लद्दाख का, वहाँ पे क्या होता है, लकड़ी और पत्थर के घर बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। असम में क्या होते हैं, आपके असम में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, बांस के घर। 10 से 15 फीट ऊंचे बांस के ऊपर घर बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है। ये तो हमने कुछ जान लिए। इसके अलावा जैसे कुछ जलीय आवास होते हैं, जैसे आपके हाउस बोट होती है। हाउस बोट क्या होती है, लकड़ी की एक नाव होती है, जिसका मुख्य रूप से प्रयोग कहाँ पे करते हैं, हाउस बोट का प्रयोग जैसे आपके हम जम्मू कश्मीर में करते हैं। हाउस बोट में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की डिजाइन बनी होती है। इस डिजाइन को क्या बोलते हैं, खत्म बंद। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, खत्म बंद क्या होती है। खत्म बंद एक विशेष प्रकार की डिजाइन होती है। हाउस बोट का प्रयोग जम्मू कश्मीर और केरल दोनों में किया जाता है, लेकिन खत्म बंद एक विशेष प्रकार की डिजाइन होती है जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के हाउस बोट पे देखने को मिलती है। समझ में आ गया, खत्म बंद क्या होती है, एक विशेष प्रकार की लकड़ी की नक्काशी होती है जो हाउस बोट की छतों पर की जाती है। जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा ना, लकड़ी की बहुत अच्छी नक्काशी करते हैं, तो खत्म बंद होती है। हाउस बोट कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, केरल और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इसके अलावा आपके केरल में और कौन सी, वल्लम, फेरी, ये दोनों नाव होती है जो केरल में पाई जाती हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की डल झील में आपकी एक बोट चलती है। कौन सी बोट चलती है, शिकारा। शिकारा जम्मू कश्मीर की डल झील में चलती है, बहुत सुंदर नक्काशी द्वारा सजी होती है, जिसका पर्यटक यूज करते हैं। पर्यटक घूमने के लिए उसका कई बार प्रयोग करते हैं। क्लियर, सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। डोंगे क्या होते हैं, डोंगे भी जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली हाउस बोट होती है, लेकिन डोंगे में कोई भी नक्काशी नहीं होती है। सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए। पहला पॉइंट, हाउस बोट कहाँ पे पाई जाती है, केरल में और जम्मू कश्मीर में। केरल के हाउस बोट में किसी भी प्रकार की डिजाइन नहीं पाई जाती, और हाउस बोट में जो डिजाइन होती है उस डिजाइन को बोलते हैं खत्म बंद। डोंगे क्या होते हैं, डोंगे भी एक प्रकार के हाउस बोट होते हैं जो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी प्रकार की डिजाइन नहीं होती। तो आपने स्थलीय आवास और जलीय आवास के बारे में तो डिस्कस किया। अब आवास, आवास क्या सिर्फ हम मनुष्यों के होते हैं, पक्षियों के आवास नहीं होते, जंतुओं के आवास नहीं होते, होते हैं। तो अभी इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, पक्षियों के आवास के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, पक्षियों के आवाज डिस्कस कर रहे हैं। जंतुओं के आवाज टॉपिक को हम जानवर वाले जो सब टॉपिक है उसमें जाकर डिस्कस करेंगे। तो पक्षी क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के पक्षी अपने घोंसला बनाते हैं। कौन पक्षी कैसा घोंसला बनाते हैं, कहाँ पे घोंसला बनाते हैं, कौन सा पक्षी घोंसला नहीं बनाता, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। हो सकता है कुछ आप सजेशन देना चाहते हो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूँ, तो सजेशन जरूर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि आपका जैसे होता है पक्षियों के बारे में, कौवा। कौवा आपका क्या करता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, और कौवे के घोंसले में तार, लकड़ी के कांटे या लकड़ी, इन प्रकार की चीज़ों का प्रयोग होता है।
जैसे आपने कहीं देखा हो कोई घोंसला गिर जाए, अगर उसमें कटीले तार निकल रहे, लकड़ी निकल रही है, टाइट टाइट कुछ चीजें निकल रही, तो किसका घोंसला है? कौवा का घोंसला है। और कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। यहाँ पे 2 पॉइंट समझिएगा। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, चील सबसे ऊंचे पेड़ पर। अब जैसे किसी क्षेत्र पर है, वहां पे जो सबसे ऊंचा पेड़ होगा, चील उसमें जाकर घोंसला बनाएगी। कौवा ऐसा नहीं करता, कौवा जो भी पेड़ होगा लेकिन उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाएगा। समझ आया? चील उस क्षेत्र के सबसे ऊंचे पेड़ में जाकर घोंसला बनाएगी, कौवा जिस पेड़ को चूज करेगा उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाएगी। पॉइंट क्लियर हुआ? कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। अगर आपको चीज़ें और सही से नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसकी कुछ पीडीएफ या फिर ऐसा करूँगी इसकी पूरी नोट्स की पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर लूँगी, तो उसको आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी आपको चीज़ें समझ आ रही कि नहीं आ रही ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे आप पूछ रहे हैं कि जैसे होता है कौवा, कौवा घोंसला बनाता है जबकि कोयल अपने घोंसला नहीं बनाती। कोयल अपने अंडों को कौवा के घोंसला में ही रख देती है। कौवा उन बच्चों का भी पालन पोषण करता है। तो पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा पक्षी घोंसला नहीं बनाता? तो कौन है? कोयल। आगे देखते हैं। आगे फाख्ता, फाख्ता पक्षी क्या होता है? झाड़ियों, कटीली झाड़ियों के मध्य में अपना घोंसला बनाता है। इसके साथ दर्जन चिड़िया, दर्जन चिड़िया क्या करती है? जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उनको सीकर घोंसला बनाती है। कलचरी, कलचरी को हम इंडियन रोबिन भी बोलते हैं। ये क्या करती है? पत्थरों के मध्य में अपना घोंसला बनाती है। शक्करखोरा, शक्करखोरा डाली पर ऐसे लटकते हुए घोंसला बनाती है जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। किसके होते हैं? शक्करखोरा के होते हैं। इसके अलावा मोरनी, जो आपकी मोरनी होती है झाड़ियों में या फिर नीची डाल पर घोंसला बनाती है। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग क्या करता है? गड्ढा खोदकर घोंसला बनाता है। नर बीवर, नर बीवर पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी है जो नर पक्षी घोंसला बनाती है और घोंसला को देखकर ही मादा निर्धारण करती है उसको किसके साथ रहना है। बीवर पक्षी क्या करते हैं? बहुत सुंदर सुंदर घोंसले बनाते हैं जो नर होते हैं। उसके बाद फिर मादा बीवर निर्धारण करती किसका घोंसला उसे ज़्यादा अच्छा लगता है, उसी के साथ वो रहती है। इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए? अब आगे, अब हमने क्या कहती है आपके 3 थीम डिस्कस कर चुके। पहला परिवार और मित्र के बारे में, भोजन के बारे में, आश्रय के बारे में, इन तीनों के बारे में डिस्कस कर चुके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिए। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जल। जल आपकी थीम का एक पार्ट है। जल, जल का अगर रासायनिक सूत्र देखें तो H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। जल होता क्या है? तो जल एक यौगिक है और जल एक ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, जल द्रव अवस्था में भी पाया जाता है और जल गैस अवस्था में भी पाया जाता है। जल एक सावित्रिक विलायक भी होता है। जल बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर घोल लेता है। आप जल में नमक घोलिए घुल जाएगा, चीनी घोलिए घुल जाएगा, चॉक पाउडर घोलिए घुल जाएगा, जल में आप मिट्टी घोलिए घुल जाएगा। बहुत सारी चीज़ों को जल अपने अंदर घोल लेता है। तो जल एक यौगिक है, जल एक बहुत अच्छा विलायक है और जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए? देखिए जल के बारे में एनसीईआरटी में क्या उल्लेख है, जल से जुड़े विभिन्न प्रकार के रिवाज, जल संरक्षण कैसे होगा, जल दिवस कब मनाते हैं, जल पुरुष कैसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। बस आप अच्छे से सुनते जाइए और इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर सुनिएगा ताकि सारे पॉइंट जब तक आपको रट ना जाए। जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ आपको सिर्फ यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं? पॉइंट लिखे हुए हैं कि पॉइंट डिस्कस करने हैं। जिस तरीके से मुझे सारी चीज़ें याद हैं इस तरीके से आपको भी रटी होनी चाहिए कि आपके मन में जल आया तो जल से जुड़े सारे पॉइंट आने चाहिए। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जैसे हमारे पृथ्वी में 71% भूभाग पर जल है, उसमें 1.6% भूमिगत जल है। बहुत सारा जल हमारे क्या है? ग्लेशियर के रूप में, जिसका हम पेयजल के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। बहुत कम जल है, उसका भी हम बहुत ज़्यादा दोहन करते हैं। इसीलिए तो आपका जैसे भी पेरिस समझौता हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था कि हमें क्या करना है? सतत विकास करना है कि जो चीज़ों का आज हम उपभोग कर रहे हैं करें, लेकिन आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है उस पीढ़ी के लिए भी तो बचा कर रखना है। अब जल क्या होता है?
जल के बारे में हमारे एनसीईआरटी में घरसीसर तालाब को उल्लेख है। घरसीसर तालाब कहाँ पे? जैसलमेर में है। वहाँ पे जो बावरी का चित्त होता है, बावरी क्या होता है? सीढ़ीदार जो कुआं होता है उसे बावरी बोलते हैं। वहाँ पे तालाब की नक्काशी बहुत सुंदर है, इसका उल्लेख हमारे एनसीईआरटी में किया गया है। इसके आगे देखते हैं, जिसे टाका, टाका राजस्थान में जल संरक्षण के लिए एक बनाते हैं जिसे हम टाका बोलते हैं। राजस्थान में जल की कमी होने के कारण जल का संग्रहण करते हैं। संग्रहण किसमें करते हैं? एक बनाते हैं टाका, पक्का गड्ढा जैसा जिसे हम टाका बोलते हैं, उसमें जल का संरक्षण करते हैं। इसके अलावा देखते हैं, चश्मा क्या होता है? चश्मा जो पहनने वाला चश्मा नहीं होता, पहाड़ों में जल का बहुत अच्छा स्रोत होता है। जैसे जल के स्रोत कौन कौन से होते हैं? आपका नदी हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, हैंडपंप हो गया, चश्मा, ये सब क्या आपके जल के स्रोत हैं। तो चश्मा आपका पहाड़ों में जल का स्रोत होता है। अलबर्नी, अलबर्नी का उल्लेख आपके एनसीईआरटी के बुक में किया गया है। अलबर्नी कहाँ का निवासी था? उज्बेकिस्तान का निवासी था। अलबर्नी ने अपनी बुक में यहाँ की जो जल प्रणाली थी, जो विभिन्न प्रकार का सुंदर सुंदर बावरियाँ बनी थी, तालाब बने थे, उस समय का उल्लेख अपनी बुक में किया है। अलबर्नी के 1000वें जन्म दिवस पर 1973 में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं जल से जुड़े कुछ और पॉइंट। जल आपका एक यौगिक होता है और जो तीन ही अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। इसके अलावा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो घनत्व होता है सर्वाधिक होता है। कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथ साथ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। जल का घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का हिमांक जल जम जाता है। इसके अलावा वाष्पीकरण से नमक प्राप्त करते हैं, जिसे हम नमक प्राप्त करते हैं तो कैसे? समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा हम नमक का निर्माण करते हैं। और हमारी एनसीईआरटी में दांडी यात्रा का भी उल्लेख किया गया है। दांडी यात्रा कब से कब तक चली थी? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा की गई थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। क्यों की थी? नमक में कर लगा दिया था, उसके विरोध के कारण दांडी यात्रा हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो मृत सागर होता है, मृत सागर का जल बहुत ज़्यादा लवड़ी होता है। समझिए 1 लीटर जल में 300 ग्राम लवणता होती है। जैसे आपका डेड सागर होता है, डेड सागर पर घनत्व इतना ज़्यादा होता है लवणता के कारण कि उसमें कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है। इन सब का उल्लेख आपके एनसीईआरटी में किया भी गया है। अब आगे देखते हैं, जैसे वाटरमैन राजेंद्र सिंह को जल पुरुष ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके अलावा 22 मार्च को हम जल दिवस के रूप में मनाते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं जो संरक्षण के काम कर रही हैं, जिसका उल्लेख आपके एनसीईआरटी में है। देखिए इस टॉपिक से मॉडरेट लेवल तो बहुत हो सकता है, लेकिन सीटेट एग्जाम में आपको क्या पढ़ना है? वही पढ़ना जो आपके एनसीईआरटी में उल्लेख है और जो आपके प्राइमरी लेवल तक के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आपकी दडकी माई राजस्थान की है, जो जल संरक्षण के बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। तरुण भारत संघ संस्था राजस्थान के जल संरक्षण के क्षेत्र में बहुत ही प्रयास कर रही है। भीमा संघ कर्नाटक के होलकुंडी गांव की पंचायत है जो जल संरक्षण के क्षेत्र में विशेष काम कर रही है। इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उत्तराखंड का एक स्लोगन है, जल से जुड़ी जिंदगी। तो उत्तराखंड में एक रिवाज भी है, वहाँ पे जब नई दुल्हन आती है शादी के पास तो तालाब के पास जाकर पूजा करती है। उत्तराखंड का मानना है कि हमारी जिंदगी जो जल, अगर जल नहीं होगा तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने इस रिवाज को बनाया कि जैसे ही नई दुल्हन आएगी सबसे पहले क्या करेगी? तालाब की पूजा करेगी। इतने सारे पॉइंट क्लियर हो गए? कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपका यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जल में देखिए कई बार आप सुनते हैं कि बहुत सारे जलीय जीव मर गए, क्यों? उसमें क्या हो जाता है? जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एक जैसे जल का एक लेवल होता है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि एक स्तर होता है, कम से कम जल में इतनी ऑक्सीजन तो चाहिए। उससे कम ऑक्सीजन में क्या होता है? आपके जलीय जीव मर जाते हैं। तो वही होता है आपका यूट्रोफिकेशन। जल में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है? यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन की स्थिति में क्या होता है? बहुत सारे जलीय जीव मर जाते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD के माध्यम से हम जल में हुए प्रदूषण का पता लगाते हैं। समझ में आया? आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जैसे आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, इससे हम क्या करते हैं? प्रदूषण का मापन करते हैं।
फिर आपके जल से जुड़े क्या होते हैं, कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जैसे आपका पेचिस हो जाता है, आपका हैजा हो जाता है। इसके अलावा मलेरिया, मलेरिया क्या होता है, मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, जहाँ पे काफ़ी टाइम तक जल क्या होता है, भरा रहता है, तो वहाँ पर मच्छर पनप जाते हैं ना। पहले बहुत टाइम पहले क्या होता था, टीवी में एड आता था, गड्ढों में इन जगहों पे पानी जमा ना होने दें। क्यों? क्योंकि उसमें मच्छर पनप जाते थे और इससे क्या हो जाता था, आपका मलेरिया हो जाता था। अच्छा, मलेरिया की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया की दवा किससे प्राप्त करते हैं? सिनकोना नामक पेड़ की छाल से। मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। क्लियर? इतने सारे पॉइंट्स समझ में आ गए। जल में कई बार क्या होता है, विभिन्न प्रकार की चीजें मिल जाती हैं। जैसे जल में अगर पारे की अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? मिनी माता। जब मम्मी का पारा चढ़ जाता है तो बहुत पीटती है, तो जल में पारे की अधिकता से मिनी माता। और जल में अगर कैडमियम की अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग होता है? इटाई इटाई। तो कई बार क्या होता है, मैं दोनों याद होते हैं लेकिन हो जाता है कंफ्यूजन, तो ध्यान रखिएगा, इटाई इटाई। कैडबरी आइसक्रीम, कैडबरी चॉकलेट खाई, तो कैडबरी चॉकलेट खाने से क्या होता है, अगर आपकी लिप्स में कहीं लग गई तो थोड़ी देर बाद सूख के क्या हो जाती है, टाइट टाइट। तो कैडबरी से याद रखिएगा, कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई। मम्मी का अगर पारा चढ़ जाता है तो एकदम माता आ जाती है, बहुत गुस्सा, तो मिनी माता कैसे होगा? पारे की अधिकता से। दोनों को ध्यान रखिएगा। समझ में आया इतने पॉइंट? अब आगे डिस्कस करते हैं कि जैसे जल को शुद्ध करते हैं, तो जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फिटकरी का प्रयोग करते हैं। फिटकरी का फार्मूला क्या होता है? K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। ध्यान रखिएगा। तो जल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग करते हैं। फिटकरी को पोटास एलम भी बोलते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में भी फिटकरी का प्रयोग करते हैं। हो सकता है सारी चीज़ें आपको अभी लग रहा होगा कि बाउंस हो रही, चीज़ें याद नहीं हो रही, कोई बात नहीं, आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे। अगर आप सबने बैच में पढ़ा तो सारी चीज़ें आपको नोट्स दिए गए थे, सारी चीज़ें आपको तैयार होंगी, बस आप सबके लिए तो एकदम रिवाइज होगा। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं, लवणता वाले जल में अधिक घनत्व के कारण व्यक्ति डूबता नहीं है। लवणता वाला जल जो होता है, जिसमें बहुत अधिक घनत्व हो जाता है, इसके कारण क्या करता है, व्यक्ति डूबता नहीं है। समझ में आ गया? अब चलिए, इसके साथ ही हमारे कितने टॉपिक क्लियर हो गए। पहला हमारा परिवार व मित्र टॉपिक क्लियर, भोजन टॉपिक क्लियर हो गया, आवास टॉपिक क्लियर कर लिया। अब हमने कौन सा टॉपिक? जल। ये 4 थीम को क्लियर कर लिया है। कितनी थीम है? 6 थीम है, 4 उप थीम है। तो हमारे पास 2 थीम बची और आपकी 4 उप थीम बची, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम कुछ दिवस याद कर लेते हैं। कई बार एग्जाम में इससे जुड़े दिवस पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। पहला, 5 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 5 जून को हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं। 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को वन दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस। ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही जो भारत के प्रमुख नेशनल पार्क है, भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व है, इनके बारे में एक वीडियो अलग से आएगा। लेकिन एक आप बहुत इंपॉर्टेंट याद के रखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्राचीनतम नेशनल पार्क है। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। लेकिन अभी हाल ही में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जो खाद्य जाल होता है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव होता है। कितनी % ऊर्जा का प्रभाव होता है? 10% ऊर्जा का प्रभाव होता है। ये नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने। समझ में आ गया? अब हमारी अगली थीम है। अगली थीम कौन सी? यात्रा, ट्रेवल, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम यात्राएं करते क्यों हैं? सबसे पहले तो यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में, आवागमन के लिए ही तो हम यात्राएं करते हैं ना। कई बार हमारे विभिन्न प्रकार के पर्यटन होते हैं। पर्यटन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, पर्यटन के अलग अलग टाइप होते हैं। कुछ हमारे ऐतिहासिक पर्यटन होते हैं, कुछ हमारे सांस्कृतिक पर्यटन होते हैं, कुछ शिक्षा पर्यटन होते हैं, कुछ चिकित्सा पर्यटन। अब आपको लग रहा होगा कि शिक्षा पर्यटन क्या होता है, चिकित्सा पर्यटन क्या होता है? अभी क्या बीपीएससी का जो पेपर हुआ था उसमें क्या हुआ था, चिकित्सा पर्यटन के बारे में वर्णन करना था। अब आपके मन में होगा शिक्षा पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन क्या होता है? देखिए, शिक्षा पर्यटन से तात्पर्य होता है कि जैसे आप पढ़ने के लिए, जब सब लोग अपने घर से दूर रूम में कहीं कोचिंग के लिए, कॉलेज के लिए होंगे ना, तो क्या शिक्षा पर्यटन है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए, किस उद्देश्य से? शिक्षा के उद्देश्य से। जैसे जेएनयू में हुआ, श्री राम में हुआ, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना बच्चे देश के विभिन्न स्थानों से। क्यों?
शिक्षा के उद्देश्य से। अब चिकित्सा पर्यटन क्या हुआ, कई बार क्या होता है बहुत अच्छे हॉस्पिटल के लिए हम अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह इलाज करवाने वहाँ भी तो जाते हैं, जैसे एम्स के लिए जानते हैं, मेदांता हॉस्पिटल के जाते हैं और विभिन्न प्रकार के हॉस्पिटल में। तो वो आपका चिकित्सा पर्यटन हो गया, वो आपका टॉपिक नहीं, उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। यात्रा क्यों जरूरत होती है, आवागमन का साधन क्या होता है, यात्रा हम आवागमन के लिए तो करते हैं। अब हमें विभिन्न प्रकार की जरूरत पड़ती है, कैसे कैसे करते हैं, जैसे हमारा स्थल मार्ग होता है, जल मार्ग होता है, आपका वायु मार्ग होता है। फिर हमने स्थल मार्ग को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आपका सड़क मार्ग, दूसरा रेल मार्ग। स्थल मार्ग के अंतर्गत क्या आएंगे, बस, कार, ट्रैक्टर या आपकी बाइक हो गई, साइकिल हो गई। और रेल मार्ग में आपकी ट्रेन आएंगी, मेट्रो आएंगी, मोनो रेल आएंगी, ये सब आपके क्या होती हैं, रेल मार्ग के अंतर्गत। अब आपके जल मार्ग में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के हमने जहाज जो होते हैं, शिप वाले शिप होते हैं, आपके विभिन्न प्रकार की नाव, जैसे आपने कौन कौन सी नाव डिस्कस की, हाउस बोट के बारे में, डोंगे के बारे में, वल्लम के बारे में, फेरी के बारे में, ये सारे विभिन्न प्रकार के नाव, ये भी तो जलीय संसाधन है। हमने नेशनल वाटरवे बनाया है, नेशनल वाटरवे 1 क्या होता है, नेशनल वाटरवे 2 क्या होता है, क्यों बनाए गए, आवागमन के लिए ही तो बनाए गए हैं ना। इसके बाद वायु मार्ग क्या होता है, जैसे आपके जहाज वगैरह होते हैं, सब वायु मार्ग में। जैसे अभी हाल ही में एयर इंडिया कंपनी का विलय किस में हो गया, टाटा में हो गया है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, समझ में आ गया। चलिए इसके आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछिए। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि जो इससे नेशनल हाईवे होते हैं, आपके राष्ट्रीय राजमार्ग, इनका निर्माण कौन कराता है, इनका निर्माण कराता है पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी ही इनका निर्माण कराता है। आगे देख लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या लिया कि एनसीईआरटी में विभिन्न प्रकार की यात्राओं को उल्लेख किया गया, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। उससे जुड़े पहले हम कुछ मॉडरेट और बेसिक पॉइंट डिस्कस कर ले। हो सकता है ना कि एग्जाम में थोड़ा सा मॉडरेट करने के लिए क्वेश्चन इधर उधर से पूछ ले, तो हमें उनको भी गलत नहीं करना। इसलिए कौन सा लंबे एनएच होता है, कौन सा छोटा होता है, नेशनल वाटरवे 1 क्या है, 2 क्या, इन सब चीज़ों के बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। तो सबसे पहले दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को, इन चारों महानगरों को हमने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जोड़ा था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके टाइम पे चली थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में चली थी। अब ये सब 6 लेन द्वारा इनको जोड़ा गया है, जो आपके चारों महासागरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जोड़ा था। अब इनको हमने क्या कर दिया, 6 लेन रोड के द्वारा जोड़ दिया है, ठीक। इसके अलावा आपका NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी अब तक का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। और सबसे छोटा कौन सा होता है, आपका NH47 सबसे छोटा है। सबसे प्राचीनतम NH कौन है, आपका GT रोड, जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं। इसको किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने। समझ में आ गया। अब इसके अलावा आगे देख लेते हैं, जैसे सड़क परिवहन में, सड़क परिवहन में इंडिया का विश्व में दूसरा स्थान है भारत की सड़कों का। भारत में सड़कों को जो जाल बना हुआ है, विश्व में दूसरे स्थान पे है सड़क के मामले में, कौन, इंडिया। इसके अलावा भारत की पहली ट्रेन कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य भारत की पहली ट्रेन चली थी। किसके शासनकाल में चली थी, डलहौजी के शासनकाल में। मोनो रेल, मोनो रेल कहाँ पे चलती है, मुंबई में। आपके एनसीईआरटी में उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। कोंकण रेलवे कहाँ पे है, कोंकण रेलवे किसके किसके मध्य चलता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आगे देखते हैं, जिससे क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के आपके एनसीईआरटी में उल्लेख किया गया है कि बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं तो कैसे कहाँ पे जाते हैं। जैसे बांस के पुल को पार करके बच्चे कहाँ पे स्कूल जाते हैं, असम में। असम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ जल भराव बना रहता है, तो वहाँ पे बांस के पुल बनाए जाते हैं। तो बांस के पुल को पार करके बच्चे स्कूल कहाँ पे जाते हैं, असम में। लद्दाख में बच्चे एक ट्रॉली के द्वारा स्कूल जाते हैं, कहाँ पे, लद्दाख में। और वल्लम क्या होता है, केरल की छोटी नाव होती है, और केरल में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, वल्लम के द्वारा भी स्कूल जाते हैं। अब जैसे बहुत जगह पे बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं, बहुत जगह पे विभिन्न प्रकार की गाड़ियों से, ये सारी चीज़ें तो आपको पता होंगी। हमें वही पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, इसके साथ ही आपके एनसीईआरटी में अबू धाबी की यात्रा का उल्लेख किया गया है। तो अबू धाबी किसकी राजधानी, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। अबू धाबी की मुद्रा क्या है, दिरहम है। इसके अलावा अबू धाबी पेट्रोलियम उत्पादक देश है। हम विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम से चीज़ें बनाते हैं, जैसे कोलतार, मोम हो गया, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें हम क्या होती हैं, पेट्रोलियम से ही बनाते हैं। जो हमारी एलपीजी होती है, एलपीजी किससे मिलकर बनी होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन से।
अगर याद ना हो तो ध्यान रखिएगा। अगर एलपीजी का घर में खुला छूट गई तो जैसे हमें पता चला कि हाय सिलेंडर खुला छोड़ दिया है तो क्या होगा, हमारा बीपी बढ़ जाएगा, बहुत टेंशन में आ जाएंगे। तो एलपीजी के संघटक क्या होते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी हमारी रंगहीन होती है, गंधहीन होती है। एलपीजी की कोई स्मेल नहीं होती, इसलिए फिर उसमें हम क्या करते हैं, एथिल मर कैप्टन मिलाते हैं ताकि उसका रिसाव पता चल जाए। तो एलपीजी में गंध का पता लगाने के लिए किसको मिलाते हैं, एथिल मर कैप्टन को। वैसे एलपीजी क्या होती है, गंधहीन होती है, रंगहीन गैस होती है। क्लियर। CH4 क्या होता है, मीथेन। जो दलदली स्थानों पे धान के खेत आदि में क्या होता है, मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं पर्वतारोहण। ये भी तो एक प्रकार की यातायात का साधन है ना, इसमें भी तो हम चढ़ते हैं। इसका बारे में आपके एनसीईआरटी में उल्लेख किया गया है। बछेंद्री पाल जी का उल्लेख है। बछेंद्री पाल कहाँ की रहने वाली थी, तो गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली थी। जब बछेंद्री पाल अपनी माउंट एवरेस्ट में फतेह करने की ट्रेनिंग कर रही थी तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह इनके ट्रेनर थे। अच्छा बताइए, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई कितनी, 8,850। पहले 48 थी लेकिन अभी ये 2 मीटर बढ़ चुकी है। ठीक है। पहाड़ों पे जो चढ़ने की पद्धति होती है उसमें अल्पाइन पद्धति प्रमुख पद्धति होती है। क्लियर। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं, सागर माता के नाम से जानते हैं। भारत की ओर से चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, बछेंद्री पाल थी। भारत की ओर से माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल। भारत की ओर से 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला कौन है, संतोष यादव। भारत की ओर से दिव्यांग महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया कौन है, अरुणिमा सिन्हा, ध्यान रखिएगा। अब कहता है कि जो अल्पाइन विधि होती है, अल्पाइन विधि क्या होती है, पर्वतारोहण की विधि होती है। स्लिंग, स्लिंग एक प्रकार का हुक होता है जो ऐसे फंसा के मोटी रस्सों के द्वारा चढ़ने का प्रयास करते हैं। तो स्लिंग क्या होता है, एक प्रकार का हुक होता है। इसके साथ ही नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पे स्थित है, उत्तरकाशी में। मिजोरम के लोग क्या बोलते हैं, मिजो भाषा बोलते हैं। इतना आपके इस पॉइंट से जुड़े पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अगला, अब हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के व्यक्ति, विदेशी यात्री भी तो आए, तो भी क्या हुआ, यात्रा के अंतर्गत ही तो आए। कौन कौन से विदेशी यात्री आए, किसके शासनकाल में, इन्होंने कौन सी बुक लिखी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेगन चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था, एक युगानी यात्री था, सेल्कस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। अगले आपके फायन चीनी यात्री हैं जो विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। इसके अलावा आपके हिंसवेंसांग हर्षवर्धन के दरबार में आए थे चीनी यात्री। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी स्यू की। और हिंसोंग यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित कहा जाता है। आप सबको समझ में तो आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हैं। देखिए इतना टाइम तो लगेगा। देखिए पूरे एनसीईआरटी का, इसके साथ ही कुछ बेसिक पॉइंट का ईवीएस का हम संकलन करा रहे हैं। बस आप सब परेशान नहीं हुए, पूरा वीडियो को रट कर जाना। इसमें कोई भी गलती मत करना कि आज नहीं देखेंगे, कल नहीं देखेंगे, 2 दिन बाद देख लेंगे। देखिए टाइम फिर नहीं मिलता, आपको लर्न करके जाना है। व्यू आए, चैनल में सब्सक्राइब हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझिए आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन सही करने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए चैनल को अलग चीज़ है, हर इंसान का देखिए एम तो होता है पैसा, ऐसा तो नहीं आज आप भी पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एम तो है कि कल जॉब लग जाएगी, पैसा, समाज में नाम, पद, प्रतिष्ठा हर इंसान का होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आज जो है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो आप सब एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करें। उसके लिए आपको इतने सारे पॉइंट रटे ही होने चाहिए। आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ देंगे, और जो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन बस आपको एग्जाम हॉल में गलत नहीं करना और अपने सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करके बताना है। और इसी वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली। ये इतना मैं 2 दिन से मेहनत करी थी ना, इसके नोट्स बनाए, इसको पूरा लिखा। जैसे आपका कमेंट आएगा नहीं कि मेरे बहुत हेल्प मिली, मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा, समझिए पूरा जितना इसका फल था मुझे वही मिल जाएगा। बाकी देखते हैं आगे। जैसे अल्बर्ट महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। इसने किताब हुल और तहकीक हुल नामक 2 पुस्तकें लिखी थी। इसके साथ ही इब्न बतूता की एक पुस्तक थी रिहला। किसकी पुस्तक थी, इब्न बतूता की। इब्न बतूता किसके साथ आया था, महमूद तुगलक के साथ भारत आया था। समझ गए, इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अब हमने कितनी थीम क्लियर कर ली, अब सोचिए कितने कम टाइम में हमने बहुत सारी थीम तो क्लियर कर ली।
पहली थीम आपके परिवार व मित्र क्लियर कर ली, दूसरा भोजन, तीसरा आश्रय, तीसरा चौथी आपकी जल कर ली। इसके बाद हमने यात्रा, 5 थीम क्लियर कर ली। अब हमारी अगली जो थीम है चीज़ें जो हम करते हैं, चीज़ें जो हम करने के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें करते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करते हैं। हमारी एनसीईआरटी में चमकते सितारे करके उल्लेख किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के हम अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करते हैं। तो चलिए जानते हैं। अब देखिए नॉर्मल हमारे यहाँ पे व्यवसाय कैसे होते हैं, बहुत सारे व्यवसाय जिन्हें हम जानते हैं, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, बहुत सारे व्यवसाय हैं। लेकिन कुछ विभिन्न प्रकार के अलग व्यवसाय होते हैं जिसका हमारे एनसीईआरटी में उल्लेख किया गया है। एनसीईआरटी में बताया गया कि कालबेलिया एक जनजाति होती है जो सांपों को नचाने का काम करती है। और कालबेलिया जनजाति क्या करती है, ये अपनी बेटी को दहेज में सांप देती है। इसके अलावा कालबेलिया जनजाति के लोग सांप का डंक देखकर बता देंगे कि किस सांप ने काटा है। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, नाग, करैल, दुबैया, अफाई। ये 4 प्रकार के जहरीले सांप भारत में पाए जाते हैं एनसीईआरटी के अनुसार। और सांप काटने की दवा सांप के डंक से ही बनाई जाती है। जो सीरम होता है सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मिलता है। क्लियर। इसके अलावा नाग कुंफन, नाग कुंफन एक प्रकार की डिजाइन होती है, ध्यान रखिएगा। अब आगे आगे है कि पश्मीना शॉल से जुड़ा है। चांगपा जनजाति, चांगपा घुमंतू जनजाति होती है जो लद्दाख में पाई जाती है। और ये क्या करती है, पश्मीना बकरी का पालन करती है। पश्मीना बकरी के द्वारा पश्मीना शॉल का निर्माण होता है। एक पश्मीना शॉल लगभग 6 नॉर्मल शॉल के बराबर गर्म होती है। एक पश्मीना शॉल के निर्माण में 250 घंटे का समय लगता है। पश्मीना बकरी बहुत ऊंचे ठंडे स्थानों पर रखी जाती है। इसका जो बाल होता है ना, हमारे बाल से बहुत ज़्यादा पतला होते हैं। पश्मीना बकरी की जो रोए होते हैं उससे हम पश्मीना शॉल का निर्माण करते हैं। कौन सी जनजाति पश्मीना बकरी का पालन करती है, चांगपा जनजाति। कहाँ पे पाई जाती है, लद्दाख में। यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में एक व्यक्ति का उल्लेख किया गया है जो अपनी बाइक के द्वारा क्या वो भारत भ्रमण पर निकला है। उसने बताया कि वो जैसे मिजोरम पहुंचा तो वहाँ के लोगों ने जुले जुले, जुले जुले का तात्पर्य क्या होता है, स्वागत स्वागत, जुले जुले कहकर उसका स्वागत किया। समझ में आ गया इतना। हम आके देखते हैं। आपने कालबेलिया जनजाति के बारे में जाना, इसके अलावा आपने चांगपा जनजाति के बारे में जाना। अब आगे है मधुमक्खी पालन। अनीता कुशवाहा जी, अनीता कुशवाहा जी का उल्लेख है। इन्होंने क्या किया, मधुमक्खी पालन का बिजनेस प्रारंभ किया। मधुमक्खी पालन से क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, विभिन्न प्रकार का प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट कमा के बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। तो मधुमक्खी पालन के लिए क्या होता है, मधुमक्खियों को लीची के फूल बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए क्या होता है, इसमें मधुमक्खियाँ आपके डिफरेंट टाइप में डिवाइड होती है। आपकी रानी मक्खी जो होती है वो अंडा देती है। श्रमिक मधुमक्खी भोजन ढूंढने का काम करती है। अब जैसे एक किसी मधुमक्खी को भोजन पता चल गया कि इस स्थान पे भोजन है तो विभिन्न प्रकार का क्या करती है, एक साउंड उत्पन्न करती है जिससे अन्य मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि इस स्थान पर भोजन है। और छत्ते में बहुत कम नर मधुमक्खी होते हैं, ध्यान रखिएगा। रानी मक्खी अंडे देती है, श्रमिक मधुमक्खी भोजन की व्यवस्था करती हैं, सैनिक मधुमक्खियाँ रक्षा करते हैं। और जैसे मधुमक्खी चींटी काट लेती है तो एक रसायन का स्रावण करती है, कौन सा, फार्मिक एसिड, जिससे हमें जैसे क्या होता है, छरछराहट, शीत, जलन जैसी महसूस होती है। क्लियर हो गया। इसके अलावा कर्णम मल्लेश्वरी का उल्लेख है। कर्णम मल्लेश्वरी क्या थी, वेट लिफ्टर थी। भारत की पहली महिला वेट लिफ्टर जिसने सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीता था। कौन, कर्णम मल्लेश्वरी जी। इसके इन्होंने क्या किया था, इनकी अन्य बहनें भी वेट लिफ्टिंग का काम करती हैं। इनके पिता पुलिस में हवलदार थे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके विभिन्न प्रकार की चित्रकारी, विभिन्न प्रकार के काम का उल्लेख है। जैसे वर्ली चित्रकारी आपके महाराष्ट्र की फेमस है, चिकन कढ़ाई आपके लखनऊ की, पटोला, पटोला गुजरात की। अभी कुछ टाइम पहले कोई सॉन्ग भी आया था ना शायद, पटोला करके था। पटोला कहाँ की, गुजरात की है। इत्र नगरी किसको बोलते हैं, कन्नौज को। यूपी के कन्नौज को इत्र नगरी। हम क्या करते हैं, फूलों द्वारा विभिन्न प्रकार के इत्र का निर्माण भी करते हैं। इसके अलावा पोचमपल्ली, पोचमपल्ली क्या है, आंध्र प्रदेश की। अगर आपके एग्जाम में आप तेलंगाना हो तो तेलंगाना को टिक करिएगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में पोचमपल्ली साड़ी बनती है वो क्षेत्र क्या हुआ, विभाजन के पश्चात तेलंगाना में चला गया। लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर की बहुत फेमस है। जैसे अभी आपने हाउस बोट में देखा था ना, हाउस बोट की छतों में एक लकड़ी की नक्काशी करते थे जिससे हम क्या बोलते थे, खत्म वुड। जो कहाँ की, जैसे वो खत्म वुड एक डिजाइन थी, वैसे आपकी हाथरस के लकड़ी की नक्काशी बहुत ज़्यादा फेमस है।
मधुबनी पेंटिंग आपकी मिथिला की है। इसमें क्या करते हैं, चावल के आटे का घोल बनाते हैं जिसमें हम नेचुरल कलर का प्रयोग करते हैं, हल्दी का या फूलों के रंगों का प्रयोग करते हैं, जो आपकी मिथिला बिहार की बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन सी, मधुबनी पेंटिंग। समझ में आ गया। इसके अलावा हम कृषि से जुड़े एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट का उल्लेख है, जैसे झूम कृषि। झूम कृषि क्या होती है, एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है जो कहाँ पे करते हैं, आप मेघालय में करते हैं। अब जैसे मिजोरम में क्या होता है, लॉटरी द्वारा कृषि दी जाती है। अब किसको कृषि भूमि मिलेगी, लॉटरी द्वारा इसका करते हैं कि अब लॉटरी इसकी निकली तो इसको कृषि भूमि मिलने लगी, इस बार कृषि ये करेगा। समझ में आ गया। झूम खेती क्या होती है, एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है। जिस स्थान पर कृषि करते हैं उसके पश्चात उस स्थान पे उसकी जो फसल काटने के पश्चात आग लगा देते हैं, फिर किसी दूसरे स्थान पे जाकर फसल करने लगते हैं। ये आपकी स्थानांतरित कृषि होती है। अगला आपका हमें पौधों के लिए, फसलों के लिए फसल चक्रण प्रणाली बहुत आवश्यक होती है। फसल चक्र प्रणाली का तात्पर्य क्या होता है, जैसे आज हमने इस बार हमने दलहन बोया तो अगली बार कोई दूसरी फसल बोए, जैसे दलहन फसलों में क्या होता है, राइजोबियम जीवाणु होता है। नाइट्रोजोबियम जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परावर्तित कर लेता है, तो इसका कुछ पोषक तत्व अन्य फसल को मिले। फसल को क्रम से बदल बदल कर बोना ही फसल चक्रण होता है। और फसल में हमें क्या करना चाहिए, जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। जैविक खाद में जैसे हम केचुए की हेल्प करते हैं, इन सब पदार्थों से जैविक, इसीलिए केचुए को किसान का मित्र बोलते हैं। केचुए के साथ साथ हम सांप को भी किसान का मित्र बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सांप क्या कर लेते हैं, चूहों को खा लेते हैं और चूहे किसान की फसल को बर्बाद कर देते हैं, और केचुआ क्या करता है, आपके जैविक उर्वरक के निर्माण में सहायक होता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा राइजोबियम बैक्टीरिया जो आपके दलहनी पादप होते हैं, इनकी जड़ों में बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परावर्तित करता है। समझ में आ गया। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एनसीईआरटी में ब्रेल लिपि का उल्लेख है। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, लुईस ब्रेल ने। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है, 6 बिंदुओं पर ब्रेल लिपि आधारित है। समझ में आ रहे इतने सारे पॉइंट। और हमारे एनसीईआरटी में उल्लेख किया गया कि यात्रा करते समय हमेशा में डायरी और पेन साथ में रखना चाहिए। डायरी और पेन साथ में क्यों रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लिख सकें। ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी की बुक में उल्लेख है, सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। बस आपको इन सारे वीडियो को कई बार देखना और एकदम रट कर ही जाना है। आगे देखते हैं हमारे एनसीईआरटी में निफेंथीज का उल्लेख है। निफेंथीज क्या होता है, एक प्रकार का कीटाहारी पादप है जो क्या करते थे, कीड़ों को खा लेते हैं। वो पौधा क्या करता है, कीड़ों को खा लेता है। कहाँ पे पाया जाता है, निफेंथीज पादप आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और आपके इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। इसके साथ भारत के मेघालय क्षेत्र में भी पाए जाता है। निफेंथीज एक प्रकार का कीटाहारी पादप होता है। ये क्या करता है, ऐसा रहता है और ये विभिन्न प्रकार की गंध का छोड़ता है, तो कीट उसके पास आते हैं। जैसे कीट इसमें बैठते हैं, ये अपना मुंह ऐसे ओपन कर लेता है, जैसे बैठ जाते हैं तुरंत इसको बंद कर लेता है, उस कीट का भक्षण कर लेता है। इसलिए इसको हम कीटाहारी पादप बोलते हैं। अब ये किसी कीट का भक्षण क्यों करते हैं, अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। क्लियर हो क्या। आगे आगे एनसीईआरटी में उल्लेख है, जो पैर की हड्डी टूट जाती है तो हमें 6 हफ्तों का प्लास्टर चढ़ता है। इसके अलावा चाचा को मलयालम भाषा में क्या बोलते हैं, चिटप्पन बोलते हैं, और चाची को कुंजप्पा बोलते हैं। पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। आगे राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति आपकी कब आई थी, 1952 में राष्ट्रीय वन नीति आई थी। जबकि जंगल अधिकार एक्ट कब आया था, 2007 में। दोनों इंपॉर्टेंट है। जंगल अधिकार एक्ट में हमने जंगल अधिकार एक्ट में क्या उल्लेख किया गया है कि जंगल पे आदिवासियों का अधिकार होता है। आदिवासी उस जंगल का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के आइटम, विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाते हैं, हस्तनिर्मित चीज़ें, जिनकी विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी लगती है, व्यापार होता है। तो जंगल अधिकार एक्ट आपका कब आया था, 2007 में। राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, 1952 में। राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण कब आया था, 1986 में। हमने प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ हुआ था 1973 में। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं। अब हमने कितनी अपनी थीम को क्लियर कर लिया। देखिए, पहले हमने परिवार और मित्र के थीम को क्लियर किया। दूसरा आपका कौन सा थीम थी, भोजन को क्लियर किया। तीसरा आपकी आश्रय थीम को क्लियर कर लिया। जल को क्लियर कर चुके, यात्रा को क्लियर कर चुके। चीज़ें वो जो हम करते हैं, हमने 6 की 6 थीम से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर सकते थे हमने कर लिए। अब हमारी 4 उपथीम बची है। 4 उपथीम में पहली हमारी उपथीम के संबंध, तो रिलेशन होते हैं क्या है, तो रिलेशन का तात्पर्य क्या होता है। रिलेशन आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला रिलेशन क्या होता है, वैवाहिक संबंध। दूसरा संपर्क संबंध और मित्रता। मित्रता भी एक प्रकार का संबंध है।
वैवाहिक संबंध क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा जुड़ते हैं वो हमारा कैसा होता है? वैवाहिक संबंध होता है। जैसे सास ससुर का संबंध वैवाहिक संबंध है। इसके अलावा पति पत्नी का संबंध वैवाहिक संबंध है। ये नहीं क्या हो, जैसे विवाह के पश्चात जिस व्यक्ति से आपका संबंध जुड़ा है वो संबंध कैसे होते हैं? वैवाहिक संबंध। समरक्त संबंध क्या होता है? समरक्त तात्पर्य क्या होता है? जिससे हमारा खून का रिश्ता है, जिससे हमारा ब्लड रिलेशन है, जैसे भाई बहन, माँ बच्चे का, बेटा और पिता का संबंध हुआ, आपके कजिन्स के साथ हुआ, इन सब के साथ आपका कैसा संबंध है? समरक्त संबंध है। तो वैवाहिक संबंध क्या होते हैं, समरक्त संबंध क्या होते हैं, हम समझ गए। अगला मित्रता। मित्रता भी एक प्रकार का संबंध है। अरस्तु ने मित्रता का वर्णन किया था। अरस्तु ने मित्रता का वर्णन 3 प्रकार का किया था। पहला उपयोगिता की मित्रता, दूसरा आनंद की मित्रता, तीसरा सर्वोत्तम मित्रता। उपयोगिता की मित्रता का तात्पर्य क्या होता है? उपयोगिता के मित्र, जिसे आपको आज इस व्यक्ति की जरूरत है तो आपने क्या कर लिया? उससे फ्रेंडशिप कर ली, उसके साथ काम निकल गया तो आपने उसको छोड़ दिया। ये कैसी मित्रता होगी? उपयोगिता की मित्रता। दूसरी क्या होती है? आनंद की मित्रता। जैसे बहुत सारे क्लब होते हैं या जैसे किसी ग्रुप में होते हैं, जैसे आपको लगता है यहाँ बहुत पार्टी कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तो आपने उनकी ज्वाइन कर लिया, तो सिर्फ आनंद के लिए, आपने फन के लिए ज्वाइन कर लिया। पहला क्या था? आप उसके काम को, आपकी ज़रूरत है उसकी, तो आपने काम के लिए उसको ज्वाइन कर लिया। दूसरा, आपने सिर्फ आनंद के लिए ज्वाइन कर लिया। सर्वोत्तम मित्रता क्या होती है? जिसमें आप अपने दोस्त का हमेशा भला चाहेंगे, वो गलत करेगा तो आप उससे टोकेंगे, उस मित्रता को हम सर्वोत्तम मित्रता बोलते हैं। अच्छी मित्रता, अरस्तु ने किसको बोला? सर्वोत्तम मित्रता को अच्छी मित्रता, जिसमें अपने दोस्त का भला देखे, दोस्त के बारे में सोचे, यही आपका संबंध है। संबंध में 3 प्रकार के संबंध होते हैं, वैवाहिक संबंध, समरक्त संबंध और आपका मित्रता भी एक प्रकार का संबंध है। तो आपकी जो उपथीम थी, पहली उपथीम क्या थी? संबंध, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब इससे ज़्यादा आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हमारी अगली उपथीम क्या है? अगली उपथीम में कार व खेल। कार व खेल क्या होते हैं? देखिए, हम खेल खेलते हैं तो खेल से होता क्या है? पहली बात तो खेल से हमारे अंदर सहयोग की भावना का विकास होता है, हमारा सामाजिकरण होता है, हमारे अंदर एक तो स्फूर्ति आती है, हमारा शारीरिक विकास भी होता है। इसलिए बच्चों को खेल के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। जैसे आपकी एनसीईआरटी में उल्लेख की 4 बहनें थी वो कबड्डी खेलती थी, तो आपकी एनसीईआरटी में कबड्डी के हेतु हुदहुद शब्द का उल्लेख किया गया है। तो हुदहुद शब्द का उल्लेख किसके लिए किया है? कबड्डी के लिए। कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं? 12 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें 7 प्लेयर्स क्या होते हैं? खेलते हैं, और 5 प्लेयर्स आपके रिजर्व रहते हैं। ध्यान रखिएगा, इतने पॉइंट आपको समझ में आए। जिक्सा क्या होती है? जिक्सा एक प्रकार की पहेली होती है। जैसे आप देखते हैं ना, पजल्स होते हैं, कटे कटे होते हैं, उनको सबको आपस में मिलाना होता है, उस पजल्स को हम क्या बोलते हैं? पहेली को जिक्सा बोलते हैं। जैसे आपको सुडोको होता है, तो सुडोको में क्या होता है? आपको विभिन्न प्रकार के अल्फ़ाबेट आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी इससे उल्लेख किए गए। इसके अलावा आपको कुछ प्लेयर्स के नाम ध्यान रखिएगा, जैसे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा किससे जुड़े हैं? शूटिंग में। शूटिंग ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत पदक कौन लाया था? अभिनव बिंद्रा जी लाए थे। इसके अलावा आपके नीरज चोपड़ा जी भाला फेंक से जुड़े हुए, मैरी कॉम जी किससे जुड़े हुए? मुक्केबाजी से जुड़ी हुई। अभी हाल ही में आपकी कौन कौन से जो प्लेयर्स लाए थे, जैसे आपके कौन कौन से थे? मैरी कॉम मुक्केबाजी से, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से जुड़ी, नीरज चोपड़ा जी भाला फेंक से। कितना ज़्यादा आपको पता ही होगा, ये तो सबको याद ही होगा। तो कुछ ऐसे प्लेयर, क्योंकि अभी हाल ही में आपका कुछ टाइम पहले ओलंपिक संपन्न हुआ था, अर्जुन अवार्ड की भी घोषणा की गई, द्रोणाचार्य अवार्ड, तो हो सकता है उनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले। तो कुछ प्लेयर्स के नाम ध्यान रखिएगा, जिसे सुहास यतिराज जी। सुहास यतिराज जी किससे जुड़े हुए हैं? आपके बैडमिंटन से। ये नोएडा के डीएम थे, इन्होंने पैरा ओलंपिक में भाग लिया था। भवानी देवी, इन्होंने क्या किया था? तलवारबाजी से जुड़ी हुई हैं। भावना जी, इन सब के कुछ नाम ध्यान रखिए। एक आप मीराबाई चानू का, नीरज चोपड़ा का, मैरी कॉम का, इसके साथ अभिनव बिंद्रा, ये 4 नाम ध्यान रखिएगा। ये 3 नाम आपके करंट में, और अभिनव बिंद्रा, कर्णम मल्लेश्वरी का उल्लेख आपके एनसीईआरटी में, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपका कारवर्ड क्लियर, टॉपिक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। खेल से क्या होता है? सामाजिकरण, सहयोग की भावना का विकास होता है, शारीरिक का विकास होता है, और आपस में हम एडजस्ट करना सीखते हैं। जिक्सा क्या होती है? एक प्रकार की पहेली होती है, ध्यान रखिएगा। अब हमने 2 उपथीम को क्लियर किया। पहली उपथीम क्या थी? संबंध। संबंध 3 प्रकार के होते हैं, वैवाहिक संबंध, समरक्त संबंध, मित्रता। दूसरी उपथीम थी आपकी कार व खेल, इनको डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके तीसरी और चौथी उपथीम में पादप और जंतु।
अब हम पादप और जंतु के बारे में हमारे एनसीईआरटी में क्या उल्लेख है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछिए। अब आगे देखते हैं पादप और जंतुओं के बारे में। पादप को अगर वर्गीकरण करें पोषक के आधार पर, पोषण के आधार पर क्या होते हैं जंतु दो प्रकार के, स्वपोषी परपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर ले, जैसे आपके पादप अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। परपोषी क्या होते हैं, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाए, जैसे मनुष्य। आपको लगेगा हम तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, रोज सुबह सुबह नाश्ता बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, नहीं, आप सिर्फ उसको कुक कर रहे हैं। भोजन का निर्माण तो पादप कर पाते हैं, उन्हें किसी के हेल्प की जरूरत नहीं होती। हम तो या तो प्लांट से ले रहे होते हैं या तो एनिमल से ले रहे होते हैं। हमने अभी पढ़ा ना हमारे खाद्य पदार्थ के स्रोत क्या होते हैं, पादप स्रोत, जंतु स्रोत, तो हम किसी न किसी स्रोत से तो ले रहे हैं, तो हम अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते। इसके अलावा क्या होते हैं, जंतुओं का अगर वर्गीकरण करें कशेरुका के आधार पर, कुछ आपके कशेरुकी होते हैं, अकशेरुकी। जिनमें कशेरुका पाई जाती है वो आपके कशेरुकी जीव होते हैं, जिनमें नहीं पाई जाती अकशेरुकी। जैसे आपका यूग्लेना होगा, पैरामीशियम हो गया, अकशेरुकी होते हैं। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, अंडा जो होते हैं, जरायु जो अंडे देते हैं, अंडा जो होते हैं। जैसे आपके विभिन्न प्रकार के पक्षी होते हैं, सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव अंडे देते हैं। जरायुज क्या होते हैं, जो बच्चे देते हैं, जिससे मानव हो गया, जानवर हो गया, आपकी गाय हो गए, भैंस हो गई, चमगादड़ हो गया, जो बच्चे देते हैं क्या होते हैं, जरायुज। जिनके कान बाह्य कान होते हैं वो समस्त जीव क्या होते हैं, बच्चे देते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में इसका उल्लेख किया गया है। आगे कहते हैं जलीय वायु। कुछ जीव होते हैं जो जल में रहते हैं, कुछ स्थल में रहते हैं और कुछ हवा में रहते हैं। जैसे बहुत सारे कीट पतंगे हवा में रहते हैं, वायवी। जो जल में रहते हैं मछली, डॉल्फिन और विभिन्न प्रकार के ऑक्टोपस, डॉग फिश, सितारा मछली और विभिन्न प्रकार के जीव कैसे होते हैं, जलीय जीव हो गए। स्थल, जो जीव स्थल में रहते हो स्थलीय जीव। समझ में आ गया, स्पीड थोड़ी ज़्यादा है लेकिन आपको सारी चीज़ें एकदम रट कर ही जानी है। अब आगे देखते हैं, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का उल्लेख हमारी एनसीईआरटी में किया गया है। जैसे कि आपका रेशम कीट एक ऐसा कीट है जो अपनी मादा को उसकी गंध से दूर से ही उसकी गंध को पहचान लेता है। ऐसा कौन सा कीट है जो अपनी मादा को उसकी गंध से पहचान लेता है, रेशम कीट। तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, ये वही है रेशम कीट। अपनी फीमेल पार्टनर को उसकी स्मेल से ही पहचान लेता है। इसके अलावा सांप के कान होते हैं कि नहीं होते, सांप के बाह्य कान नहीं होते लेकिन सांप के आंतरिक कान होते हैं। सांप क्या करते हैं, कंपन को महसूस कर पाता है। इंडिया में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, 4 प्रकार के, नाग, करय, दुबैया, अफाई। नाग गुम्फन क्या है, एक प्रकार की डिजाइन है। कालबेरिया जनजाति क्या करती है, सांपों को नचाने का काम करती है। कालबेरिया जनजाति अपनी बेटी के शादी में दहेज में सांप देती है। सारी चीजें हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो कुत्ता होता है, बाघ होता है, शेर होता है, मल मूत्र की गंध से पहचान लेते हैं उसका इलाका है कि नहीं है। मल मूत्र की गंध से वो पहचान लेता है कि ये उसका इलाका है कि दूसरे का इलाका है, या कोई दूसरा जानवर उसके इलाके में आया था कि नहीं आया था। कौन, कुत्ता, बाघ और शेर। इसके अलावा जो रात्रिचर जीव होते हैं वो सिर्फ 2 रंग देख पाते हैं, एक काला रंग, एक सफेद रंग। रात्रिचर जीव सिर्फ 2 रंग देख पाते हैं। इसके अलावा एक आपका तो गैंडा सबसे विशाल शाकाहारी जीव होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अगर स्थल में पाए जाने वाला सबसे विशाल शाकाहारी जीव पूछेगा तो कौन होता है, गैंडा होता है। स्लॉथ क्या होता है, भालू जैसा होता है लेकिन ये बहुत ही आलसी जीव होता है। ये पेड़ से लटक कर सोता है, लगभग 17 घंटे सोता है, बहुत कम पत्तों से आता है। और ये क्या करता है, जिस पेड़ में लटक जाता है जब तक उस पेड़ के पत्ते खत्म नहीं हो जाते तब तक दूसरे पेड़ पर नहीं जाता। समझ लो, बहुत मक्कार। ऐसा आप लोग कब हो जाते हो, स्टडी टाइम पे, जब सर्दियाँ आ जाती है, मन नहीं करता ना, कंबल में बैठे हो, अगर वो कॉपी नहीं है तो छोड़ के दूसरी कॉपी पढ़ने लगोगे, उस नोट्स को उठाने नहीं जाओगे। तो सलाद कैसा होता है, भालू जैसा होता है, 17 घंटे सोता है और पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है। बहुत कम टाइम में, थोड़े टाइम के लिए नीचे आता है, उसी पेड़ के पत्ते खाता है। समझ गया स्लॉथ के बारे में। अब आगे देखते हैं, आगे पूछते चूहे और गिलहरी। आपको लगता है ना कई बार चूहे हमारे इतनी इंपॉर्टेंट चीजें काट देते हैं, क्यों, क्योंकि चूहे और गिलहरी इनके जो आगे के दांत होते हैं लगातार बढ़ते रहते हैं, तो अपने दांतों को घिसने के लिए चीजों को काटते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, चूहे की जो गंध होती है, जो इसके सूंघने की क्षमता होती है बहुत तीव्र होती है।
कई बार हमसे एक छोटा सा चीज़ ना बेड के कोने में गिर जाती, कोई बिस्किट का, कोई किसी चीज़ का टुकड़ा, तो चूहा ढूंढ के उसको खा लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्मेल जो पावर होती है बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। क्लियर? इसके आगे देखते हैं कि जैसे पक्षी होते हैं, पक्षियों की पूंछ क्या होती है? पक्षियों की हड्डियाँ पूंछ उसकी खोखली होती है, तभी ये उड़ पाते हैं। पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाते हैं, कौन सा पक्षी कहाँ पे घोंसला बनाता है, ये हमने आवास वाली चीज़ पे डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अंडा उत्पादन में इंडिया का कौन सा स्थान है? अंडा उत्पादन इंडिया का तीसरा स्थान है विश्व में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जैसे हम चींटी देखते हैं, आपने कभी चींटी को देखा एक लाइन से बिल्कुल चली जा रही है? क्यों? क्योंकि आगे वाली चींटी क्या करती है, एक गंध को छोड़ती है, अन्य चींटियां उसी गंध का अनुसरण करती हुई चली जाती हैं। इसके अलावा हाथी, एक जो नॉर्मल हाथी होता है एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां खा सकता है। 3 माह के हाथी, नंदू हाथी का वर्णन आपके एनसीईआरटी में किया गया है। 3 माह के हाथी का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है और हाथी बहुत कम सोता है। आपको लगता होगा ना कि हाथी बहुत मक्कार होता है, हाथी बहुत कम सोता है। हाथी लगभग 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथियों के समूह में क्या होता है, बूढ़ी हथनी, जो मादा हथनी होती है वो नेता होते हैं। नर हाथी 2 से 3 साल ही समूह में रहते हैं, उसके बाद वो समूह को छोड़ देते हैं। बूढ़ी हथनी समूह के नेता होती। हाथी जो कान होते हैं उसके ताप नियंत्रक यंग होते हैं। हाथी को केला बहुत ज़्यादा पसंद होता है और हाथी को कीचड़ में खेलना भी पसंद होता है। इतने सारे पॉइंट हाथी से जुड़े, ध्यान रखिएगा। और हाथी को पसीना बहुत कम आता है। ऐसा कौन सा जीव है जिसको गुलाबी पसीना आता है? अभी मैंने बताया था, कमेंट सेक्शन द्वारा बताइए। इसके अलावा बाल विवाह एक्ट कब आया था? 2000 एक्ट में। शारदा एक्ट कब से जुड़ा हुआ है? शारदा एक्ट बाल विवाह से जुड़ा हुआ है। अच्छा, लड़का लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या होती है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अभी चेंज हो गया, अब लड़कियों की आयु 18 वर्ष नहीं रहेगी, जो ऑप्शन में वही टिक कर दें। अब लड़कियों की विवाह में न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आपने इन सारे पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा एक आपका टॉपिक है अंतरिक्ष के बारे में। अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला के बारे में डिस्कस किया गया है। चलिए हम देख लेते हैं। 2003 में कल्पना चावला गई थी। 2007 में आपकी कौन गई थी? सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया था? सुनीता विलियम्स ने। तो आज के इस क्लास में हमने क्या किया, पूरी ईवीएस को बहुत शार्ट में और पॉइंट टू पॉइंट उन्हीं सारे पॉइंट को डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी वीडियो को 2 से 3 बार तब तक देखिएगा जब तक आपको सारी बिल्कुल लर्न ना हो जाए। उसके बाद आप एग्जाम में जाइएगा, देखिएगा आपको सारी चीज़ें इस वीडियो से मिल जाएंगी। ये वीडियो आपके एग्जाम में कितनी हेल्प की, आपको कितने क्वेश्चन मिले, इसका फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो में आके जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही आपकी ईवीएस पेडागोजी की, मैथ की पेडागोजी की, हिंदी पेडागोजी, हिंदी ग्रामर, सीडीपी सबकी मैराथन आएंगी। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और आपको ये फीडबैक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने इतनी मेहनत की, इस मेहनत का आपको क्या फल मिलेगा? आपको हर हाल में सीटेट का एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।